हेलो एंड नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे स्पेशल सीरीज करंट अफेयर्स डेली में। आज के क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन सारे क्वेश्चंस को हमें डील करना है एंड मैक्सिमम से मैक्सिमम जितना अधिक हो सके उससे अधिक नॉलेज को हमको यहाँ से उठाना है, पढ़ना है, समझना है और आगे के टेस्ट के लिए भी आप लोग रेडी रहिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में हमजा अब्दी बर्रे ये किस देश के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं? चार ऑप्शंस आपके सामने, सोमालिया, स्लोवेनिया, दक्षिण कोरिया या कोस्टा रिका। एंड द आंसर इज सोमालिया। देखिए, आप जब देखेंगे अफ्रीका के मैप को तो आपको अफ्रीका के मैप में दिखाई देगा हमारा सोमालिया, इस तरफ से दिखाई देगा। ये जो हमें सोमालिया का पोर्शन दिखाई देता है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के चार कंट्रीज हैं। एक है हमारा सोमालिया, एक आ जाता है आपका जिबूती, एक है हमारा कौन सा यहाँ पे इथियोपिया के साथ इरिट्रिया आता है ऊपर और नीचे ये इथियोपिया। ठीक है, इथियोपिया, इरिट्रिया, जिबूती एंड सोमालिया, ये चारों देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका की कंट्रीज कहे जाती हैं और ये बन चुके हैं हमारे अभी हाल ही में हमजा अब्दी बर्रे सोमालिया के नए प्रधानमंत्री। ध्यान रखिएगा, इस समय बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सियों से घूम रहा था, जूझ रहा था हमारा सोमालिया। और सोमालिया से बात की जाए तो इनके राष्ट्रपति हसन शेख मोहम्मद ने, ये आप देख सकते हैं हसन शेख मोहम्मद, ये हैं जो छोटी हाइट के दिखाई दे रहे हैं एंड बड़ी हाइट के यही हैं हमजा अब्दी बर्रे। इनको क्या है, अभी हाल ही में चुनाव आयोग के पूर्व अध्यक्ष जो थे, इनको अभी हाल ही में प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है। एंड नेक्स्ट की बात की जाए, सोमालिया की राजधानी मोगादिशु है, सोमालियाई मुद्रा सोमाली सिलिंग है एंड इसके राष्ट्रपति हसन शेख मोहम्मद, जो कि मैंने अभी आपको हाल ही में बताया था, तो उसको आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है। एंड मोहम्मद हुसैन रुबेल, जिनको कि ज़मीन की चोरी के आरोप में हटाया गया था, इन्हीं के स्थान लेंगे हमारे जो हमजा अब्दी बर्रे हैं। तो इनका नाम आप याद रख सकते हैं, जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। आगे कुछ और चीज़ों की बात कर लें जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि कुछ नए अपॉइंटमेंट्स हैं। जोस रामोस होर्टा, जो कि फिर पूर्वी तिमोर के नए प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति बने हैं। यूनसुक यूल के बारे में आप जान ही रहे होंगे, साउथ कोरिया के नए राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। रोड्रिगो चाव्स कोस्टा रिका के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। मार्कोस जूनियर फिलीपींस के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। और अब आ जाते हैं अपने प्रधानमंत्रियों की लिस्ट पे। एलिजाबेथ बोन, जो कि दूसरी फ्रांस की अब तक के इतिहास में दूसरी प्रधानमंत्री बनी है। ठीक है, अभी प्रेजेंट टाइम में नए फ्रांस के नए क्या मतलब भाई, जिनको हम लोग जानते हैं बेंजामिन, सॉरी, जो हम लोग जानते हैं जिनको किसको, जिनको हम लोग फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति थे, वो फिर से क्या बन चुके हैं, फ्रांस के दोबारा से राष्ट्रपति बन चुके हैं। तो इनको आप ध्यान में रख सकते हैं। इमैनुअल मैक्रो नाम है जिनका। एंड रॉबर्ट गोलोब है, ये ग्लोबल हो गया है, रॉबर्ट गोलोब, जो कि स्लोवेनिया के नए प्रधानमंत्री हाल ही में बने हैं। एंथनी एल्बनीज की बात की जाए तो ये ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री बने। जस्ट वेट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको, कुछ चीज़ें थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग है, उसको मैं यहीं पे आपको बता दूँ तो आपके लिए और ज़्यादा बेहतर चीज़ें हो जाएंगी। जैसे कि कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पे आपको बताया, कौन कौन सी चीज़ें थी, यही भी मैं बता देता हूँ आपको। जस्ट वेट फॉर अ मिनट। यहाँ पे हम लोग क्या कैरी करते हैं, जैसे कि रॉबर्ट के साथ ये जो गोलोब है, ये इस तरीके से आपको गोलोब कुछ दिखाई देगा, ये है गोलोब, रॉबर्ट गोलोब। ओके। एंड एंथनी एल्बनीज, ध्यान रखते रहिएगा, नाम से तो आप लोगों को पता ही होगा, फिर भी मैं अपनी तरफ से कोई भी कमी नहीं रखना चाहता। जो कि राष्ट्रपति बने, जो कि नए प्रधानमंत्री बने हमारे किसके, हमारे ऑस्ट्रेलिया के। तो इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं, जो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ हम मूव करेंगे। क्वेश्चन कौन सा हमारा क्वेश्चन है हमारे सामने, हाल ही में विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया गया? तो देखिए, मरुस्थलों का जो एक्सपेंशन हो रहा है, इसको रोकने के लिए 17 जून को हाल ही में मनाया गया हमारा विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस। अभी बात की जाए तो 17 जून को ये मनाया गया था। ये तो पहली बात, वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डी डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉप। एंड इसके अलावा हम बात कर लेते हैं, इसको पहचानने का अवसर एक तरीके से प्रदान किया जाता है कि सभी लेवल्स पे समस्या समाधान, मजबूत सामुदायिक भागीदारी, सहयोग माध्यम, भूमि क्षरण तटस्थता से प्राप्त की जा सके। ओके। बात की जाए इस बार के थीम की, तो ये है राइजिंग अप फ्रॉम डॉग टुगेदर, यानी कि एक साथ सूखे से उठना। ये इस बार का थीम यानी 2022 का थीम रहा है, इसको ध्यान रखते रहेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा की बात की जाए तो 17 जून को अपने संकल्प में इसको क्या है, विश्व मरुस्थलीय और सूखा रोकथाम दिवस के रूप में घोषित किया गया। दिसंबर 1994 में इसको क्या है, अडॉप्ट किया गया था। तो इसको ध्यान रखते रहेंगे। इसके अलावा और इम्पोर्टेंट जो भी डेज हैं उसको आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे, क्योंकि हम लोग चल रहे हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में पवन ऊर्जा का प्रयोग हेतु, देखिए पवन और सौर दोनों ऊर्जा को मिला करके जब चीज़ें स्टार्ट होती हैं तो इसे हाइब्रिड बिजली परियोजना या फिर हाइब्रिड प्रोजेक्ट के रूप में हम लोग जानते हैं। तो ऐसे एक हाइब्रिड प्रोजेक्ट, हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट है, जिसको हाइब्रिड बिजली परियोजना के नाम से हम जानते हैं। इसको प्रारंभ करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट कौन सा बना है? आपके चारों ऑप्शंस में से आंसर हो जाएगा
छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसको हम लोग मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में भी जानते हैं, ध्यान रखते रहिएगा। अडानी ग्रुप्स को इसका पूरा कार्यभार सौंप दिया गया है। और छत्रपति शिवाजी, देखिए महाराज ये नया जुड़ा था, नाम में जो नया मॉडिफिकेशन हुआ था वहाँ पे छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया गया था। मुंबई एयरपोर्ट के नाम से भी इसको जाना जाता है। और पवन ऊर्जा के साथ की संभावना को पता लगाने के लिए इसको स्टार्ट किया गया अपने तरफ का एक वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन वाला सोलर पीवी हाइब्रिड, यानी कि सोलर और विंड दोनों पावर को जब हम मिलाते हैं तो यहाँ पे हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट एक तरीके से स्टार्ट हो जाता है। और इसी की बात की गई है, ये हमारा भारत का पहला ऐसा एयरपोर्ट है जो कि हाइब्रिड पावर से चलेगा। इसके अलावा जब हम बात करते हैं राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, देखिए राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है ये हमारे एक और नाम से जाना जाता है, जिसको हम लोग एक तरीके से हैदराबाद एयरपोर्ट के नाम से जान सकते हैं। तो तेलंगाना का हैदराबाद एयरपोर्ट, इसको कॉन्टेक्टलेस कार पार्किंग की अभी हाल ही में पहला ऐसा एयरपोर्ट बना जहाँ पे कॉन्टेक्टलेस कार पार्किंग की सुविधा प्रदान की गई। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात की जाए तो ये कहाँ पे पड़ता है आपका, ये पड़ता है दिल्ली एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, दिल्ली में पड़ता है। 100% प्लास्टिक मुक्त, प्लास्टिक फ्री, ये जो हमारा पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है ये इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ही बना है। कोच्चि इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात की जाए तो आपका यूपीएससी यूपीपीसीएस दोनों में पूछ चुका, 100% सोलर ऊर्जा पर चलने वाला ये भारत का पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। और जेवर एयरपोर्ट याद रखते रहिएगा, जिसका कार्यभार टाटा ग्रुप्स को प्रोवाइड किया गया है। एंड बात करें जेवर एयरपोर्ट की तो भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर एयरपोर्ट है जो कि नोएडा में बनेगा। एंड उत्तर प्रदेश सर्वाधिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के साथ मतलब भारत का सबसे अधिक एयरपोर्ट वाला राज्य बन चुका है। ओके, महाराष्ट्र की बात करते हैं। महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर प्रेजेंट टाइम में उद्धव ठाकरे हैं। कैपिटल की बात की जाए तो ये मुंबई है और राज्यपाल के रूप में भगत सिंह कोश्यारी प्रेजेंट टाइम में सिचुएटेड है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने है और क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है। देखिए डिस्प्लेस जो कि हमारे मोबाइल के डिस्प्ले, कंप्यूटर की डिस्प्ले, आप जो भी डिस्प्ले वगैरह यूज करते हैं टीवी वगैरह की, ये सारे डिस्प्लेस कहाँ पे बनते हैं, हमेशा बाहर के देशों में बना करते थे, लेकिन भारत का पहला डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग प्लांट अभी हाल ही में तेलंगाना में स्टैब्लिश किया जाएगा, इसकी घोषणा हाल ही में कर दी गई है। क्या आप देख सकते हैं, हम लोग जब पहले डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग की बात करेंगे उसके बाद हम बात करेंगे तेलंगाना की। तो आंध्र प्रदेश से अलग होकर के 2 जून 2014 में तेलंगाना एक नया राज्य बन के उभर करके सामने आया था। बात की जाए तो तेलंगाना की गवर्नमेंट ने घोषणा की है कि राजेश एक्सपोर्ट्स नाम का एक व्यवसाय ये राज्य में भारत का पहला डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाएगा। ये जो राजेश एक्सपोर्ट्स है ये कर्नाटका से बिलोंग करता है, बट तेलंगाना में इसकी नई यूनिट एक लगाई जाएगी। लगभग 3 अरब डॉलर का इसमें निवेश किया गया है और इसके अलावा सेलफोन, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की स्क्रीन वगैरह बनाने का काम किया जाएगा। बात की जाए तो ऐसी ये जो तकनीक थी ये भारत में पहली बार आई है, क्योंकि इससे पहले क्या है जापान, कोरिया, ताइवान, इन्हीं सब देशों पे हम डिपेंडेंट रहा करते थे, चाइना वगैरह पे डिपेंडेंट रहा करते थे। तो ये एक नई इनिशिएटिव है भारत की तरफ से, जिसके बारे में आप लोग न्यूज़पेपर वगैरह में पूरी तरीके से पढ़ रहे थे। तेलंगाना है जिसकी कैपिटल क्या है, हैदराबाद। हैदराबाद जो कि मूसी नदी के किनारे है, याद रख सकते हैं आप लोग। एंड अगली बात कर लेते हैं हम लोग गुजरात की। तो गुजरात में सबसे पहला टॉय म्यूजियम और सबसे पहला समुद्री संग्रहालय गुजरात में स्थापित किया गया। अगर लद्दाख की बात की जाए तो सबसे ऊंचाई पर स्थित जो हम लोग मोटरेबल व्हीकल रोड की बात करें, यानी कि वाहन चलने योग्य रोड की बात करें, तो ये उमलिंगला दर्रे पे हाल ही में बन करके तैयार हुआ। और उत्तर प्रदेश को ध्यान रखते रहेगा, उत्तर प्रदेश के कानपुर में हमारा क्या है, लेदर पार्क पहला स्टैब्लिश किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन है हाल ही में आईएमडी। देखिए आईएमडी की जब हम बात करते हैं तो आईएमडी का फुल फॉर्म याद होना चाहिए, जिससे मतलब इंपॉर्टेंट है, इस वजह से बता रहा हूँ। इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, ये क्या है, ये एक तरह का इंस्टीट्यूट है, मैनेजमेंट डेवलपमेंट का काम करता है। और आईएमडी के द्वारा अभी वार्षिक वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स 2022 जारी की है। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स का मतलब क्या है, विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक की बात यहाँ पे की गई है। भारत की पोजीशन यहाँ पे 37 रही है। फर्स्ट नंबर पे डेनमार्क, सेकंड पे स्विट्जरलैंड, थर्ड पे सिंगापुर एंड फोर्थ पे स्वीडन रहा है। भारत की पोजीशन 37 रही है और 10वें नंबर पे हमारा यूएसए रहा है। तो इसे फर्स्ट से लेकर के 37 तक आप याद कर सकते हैं। चलिए कुछ और रैंकिंग्स की बात कर ली जाए तो यहीं पे मैंने 85 लिखा है। 85 बता दूं आपको, समझा करके बता देता हूँ क्या है। करप्शन इंडेक्स की बात की जाए तो भारत की पोजीशन यहाँ पे 85 आई थी, फर्स्ट नंबर पे हमारा डेनमार्क आया था। जब हम बात करेंगे डेमोक्रेसी इंडेक्स की, तो डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत की पोजीशन 46 रही है, फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे कौन आया था, नॉर्वे आया था। और इसके अलावा जब हम बात करेंगे हैप्पीनेस इंडेक्स की, यानी कि खुशहाली सूचकांक की, यूपीपीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन, तो फिनलैंड इसमें फर्स्ट नंबर पे था, भारत की पोजीशन 136 रही थी, एक कम कर दो 135 हो जाएगा।
भारत की पोजीशन 135 पीस इंडेक्स यानी शांति सूचकांक में रही, जिसमें फर्स्ट नंबर पे आइसलैंड था। ओके, ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में मिल जाएंगी, जिसमें ताइवान की बात की जाए 7वें नंबर, चीन की बात की जाए 17वें नंबर, ऑस्ट्रेलिया 19वें नंबर पे, और सारे कंट्रीज़ के नाम यहाँ पे दिया गया है। अगर बात की जाए टॉप की जो कंट्रीज़ हैं, ये टॉप कंट्रीज़ में 5वें नंबर पे हांगकॉन्ग एंड नीदरलैंड, 6वें पे ताइवान, फिनलैंड, नॉर्वे और यूएसए जो है 10th पोजीशन पे यहाँ पे दिखाई देता है। फर्स्ट नंबर याद रखेंगे, डेनमार्क फर्स्ट नंबर पे है। पिछले साल की अपेक्षा प्रेजेंट टाइम में जो है ये शीर्ष पर पहुंच गया है, और भारत ने अपनी रैंकिंग में सुधार किया है, 43 की जगह 37 जगह पे ये स्थान पर पहुंच गया है, इसको ध्यान रखते रहेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। ये है क्या, पहले मैं बता दूं आपको, आर्थिक प्रदर्शन, सरकारी दक्षता, व्यापार दक्षता, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सारी चीज़ों को लेकर के बात करते हैं हम लोग। कॉम्पिटिटिव इंडेक्स की, कौन कॉम्पिटिशन में कितना आगे है भारत, मतलब कौन सा देश कितना आगे है, उस हिसाब से यहाँ पे चीज़ें की जाती हैं। 63 देशों में भारत की पोजीशन यहाँ पे कितनी है, 37 है, ध्यान रखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। हाल ही में भारतीय प्रेस परिषद यानी प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, इसकी नए अध्यक्ष की नियुक्ति की गई है। क्वेश्चन ये है, ये जो नए अध्यक्ष हैं ये कौन है? ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने, विनय कुमार सक्सेना, विनय मोहन क्वात्रा, नवीन श्रीवास्तव या रंजना प्रकाश देसाई। और आंसर हो जाएगा आपका रंजना प्रकाश देसाई, जिनकी इमेज आप लोग देख सकते हैं। सेंट्रल स्टैट्यूटरी अथॉरिटी हमारी प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसे हम भारतीय प्रेस परिषद के नाम से भी जानते हैं, और इसकी हाल ही में नई अध्यक्ष बनाई गई हैं उच्चतम न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई। ओके, इनका चयन पीसीआई यानी प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के तौर पर किया गया है, एंड परिसीमन आयोग के अध्यक्ष के रूप में इन्होंने कार्य भी किया था। ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान में रख सकते हैं, जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, कुछ नाम जैसे कि विनय कुमार सक्सेना, ये कौन है? ये नए लेफ्टिनेंट गवर्नर बने हैं हमारे दिल्ली के। वीएम क्वात्रा, विनय मोहन क्वात्रा, ये हमारे नए विदेश सचिव बने हैं। नवीन श्रीवास्तव की बात की जाए तो वीएम क्वात्रा पहले नेपाल में राजदूत थे भारत के, उनकी जगह पे नवीन श्रीवास्तव को अपॉइंट किया गया है नेपाल में भारत के राजदूत। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। एक और चीज ध्यान रखते रहिएगा, जब हम बात करेंगे प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की बात करेंगे, तो इसके अध्यक्ष हाल ही में अवीक सरकार इनको हाल ही में अपॉइंट किया गया है, तो ये ध्यान रखते रहेंगे। और ऐसे हमारी सेबी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसके नए अध्यक्ष के रूप में पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई हैं माधवी पुरी बुच। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ गया। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ध्यान रखते रहिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग के बीच में आते हैं, तो इन क्वेश्चंस को आप लोग अगर रेगुलर बेसिस पे देखेंगे तो आपकी तैयारियां बेहतर से भी बेहतरीन हो जाएंगी। एंड हम लोग वीकेंड पे भी जितने क्वेश्चंस को डील करते हैं वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, और आप लोग का सपोर्ट भी दिखाई दे रहा है, उसके लिए थैंक यू सो मच। और अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में उन्मेष अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव ये कहाँ पर प्रारंभ किया गया? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश या फिर असम? और आंसर हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश। देखिए हिमाचल प्रदेश में क्या है, अभी हाल ही में उन्मेष अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव की स्टार्टिंग की गई। बात की जाए तो इसमें होगा क्या, इसमें 15 देशों के लगभग 425 लेखक, कवियों, अनुवादकों, आलोचकों और 60 से अधिक भाषाओं का एक तरीके से प्रतिनिधित्व करने वाली उल्लेखनीय हस्तियों को एक साथ लेकर के आया जाएगा। इस उत्सव का उद्घाटन केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा किया गया है। ओके, आगे की बात करते हैं जो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे क्या है, 3 दिवसीय महोत्सव है ये। इसके दौरान नागरिक अधिकार आंदोलन से संबंधित 1000 से अधिक पुस्तकों को भी प्रदर्शित किया जाएगा। कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ों को हम लोग देखते हैं, जैसे इंपॉर्टेंट में आपके बहुत सारी चीज़ें हैं। बुकर पुरस्कार की विजेता हैं गीतांजलि श्री, जिनको कि बुकर पुरस्कार इस बार का प्रोवाइड किया गया था। इन्होंने क्या है, टॉम्ब ऑफ सैंड नाम का अपना एक उपन्यास लिखा था, जिसके लिए इनको पुरस्कारित किया गया था यूके के द्वारा बुकर प्राइज से। ओके, तो हिमाचल प्रदेश की बात याद रखेंगे। इसके अलावा हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात कर लेते हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क, थ्रिगंगा नेशनल पार्क और इंदर किला नेशनल पार्क, ये हमारे हिमाचल प्रदेश के प्रमुख नेशनल पार्क हैं, ये याद रख सकते हैं आप। ओके, यहाँ पे लोकेशन है इसकी हिमाचल प्रदेश, जिसकी कैपिटल क्या है, शिमला है, और यहीं के चीफ मिनिस्टर हैं जयराम ठाकुर। राज्यपाल के रूप में आप लोग जिनको जानते हैं वो हैं कौन से, आरवी अर्लेकर जिनको बोलते हैं, जिनको हम लोग आरवी अर्लेकर के नाम से जानते हैं, तो आप लोग ध्यान रखते रहेगा, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, ये फुल फॉर्म। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन क्या है, एक बात याद रखते रहेगा, यहीं का रोहतांग दर्रे पे रोहतांग दर्रे पे हमारा अटल टनल है, और अटल टनल को बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का अवार्ड अभी हाल ही में दिया गया है, बीआरओ ने इसको बिल्ड किया था, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, जीएसटी काउंसिल की 47th समिट अभी होने वाली है, 47 मीटिंग होने वाली है, और ये बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी, तो ये कश्मीर के श्रीनगर में इसको अभी हाल ही में आयोजित किया जाएगा, तो इसको आप याद रखते रहेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट आ जाती हैं चीज़ें। इसके अलावा हम कुछ और बातें करें तो यहाँ पे जीएसटी की बात करना, सबसे पहले तो जीएसटी काउंसिल अभी तो हाल ही में जो हमारी
चीफ मतलब यानी सेंट्रल वित्त मंत्री हैं, फाइनेंस मिनिस्टर है प्रेजेंट टाइम में निर्मला सीतारमण। प्रेजेंट टाइम में थोड़ी बिजी थी, तो अप्रैल की होने वाली बैठक जो है अब होगी 28 या 29 जून को। और श्रीनगर में जीएसटी परिषद की बैठक ये दूसरी बार हो रही है। पहली बार 1 जुलाई 2017 को जब पहली बार जीएसटी स्टार्ट हुआ था, तो उसके पहले 14वीं बैठक एक हुई थी 18 और 19 मई को श्रीनगर शहर में इसको आयोजित किया गया था। ओके, बात कर लेते हैं जीएसटी की। तो जीएसटी 4 टाइप्स की होती है, हालांकि आपके सामने 3 दिखाई दे रहा है। सेंट्रल जीएसटी, सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको लेता है। एसजीएसटी यानी स्टेट जीएसटी, जिसको स्टेट गवर्नमेंट पूरी तरीके से इसको देखता है। आईजीएसटी यानी इंटीग्रेटेड जीएसटी, जब एक देश से किसी दूसरे देश में हम लोग किसी भी सामान की आवाजाही करते हैं तो इसे आईजीएसटी यानी इंटीग्रेटेड जीएसटी के द्वारा डील किया जाता है। और एक और जो यूनियन टेरिटरीज में लगता है, जिसे हम लोग यूटी जीएसटी के नाम से जानते हैं, तो इसको आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए कुछ चीज़ों को हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे कि इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें मैंने लिख करके रखा है, आपको उसको दिखा देते हैं हम लोग। जैसे जीएसटी की बात करें, 4 तरह की, सीजीएसटी, आईजीएसटी एंड यूटीजीएसटी एंड आपका एसजीएसटी, इसके बारे में तो आप लोगों ने देख लिया। टोटल अगर बात करें स्लाइड्स की, तो कुछ चीज़ें होती हैं जिन पे 0% हमारा जीएसटी लगता है, खाद्य पदार्थ जैसे कि गेहूं, अनाज, चावल, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा 4 स्लाइड्स हमारी होती हैं जीएसटी की, 5%, 12%, 18% एंड 28%। ध्यान रखिएगा, 5%, 12%, 18% एंड 28%। अक्सर ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि इसमें से कौन सा स्लाइड्स जो है ये जीएसटी से बिलोंग करता है, कौन सा नहीं करता है। कोई स्लाइड्स है भी या नहीं है। लेट से अगर आपको बोल दिया जाए कि 19% है या 20% का कोई स्लाइड है या नहीं, तो ऐसा कोई स्लाइड नहीं है। कौन सा स्लाइड है? 4 स्लाइड है, जिसमें 5%, 12%, 18% एंड 28%, इस हिसाब से हम लोग सारे स्लाइड्स में सबको डिपेंड करते हैं, उस हिसाब से उसको क्या है मैनेजमेंट कर लिया जाता है। ओके, बात की जाए जीएसटी की, तो जीएसटी हमारी 1 जुलाई 2017 को आया था। 101वां अमेंडमेंट हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हमारा हुआ था। और ये 3 आर्टिकल्स आपके सामने इंट्रोड्यूस किए गए थे, आर्टिकल 246 ए, आर्टिकल 269 ए एंड आर्टिकल 279 ए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको आप ध्यान रखते रहेंगे। इंपॉर्टेंट है, इसको टेलीग्राम में आपको इसका पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा, जरूर से आप इसको पढ़ लेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार के द्वारा हाल ही में पीलीभीत टाइगर प्रोटेक्शन फाउंडेशन स्थापित करने की मंजूरी प्रदान की गई है? तो देखिए, पीलीभीत टाइगर रिजर्व ये उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है, और इसके लिए अभी हाल ही में एक अलाउंस एक तरीके से दे दी गई है, परमिशन एक तरह से दे दी गई है। कैसा? पीलीभीत टाइगर रिजर्व के आसपास के जो भी एरियाज हैं, इसमें बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्शन देने के लिए, संरक्षण देने के लिए पीलीभीत टाइगर रिजर्व को है एक तरीके से इसको संरक्षण फाउंडेशन के रूप में संगठित किया जाएगा। जो सीएम है हमारे प्रेजेंट टाइम के यूपी के, योगी आदित्यनाथ जी, इनकी अध्यक्षता में राज्य की कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को पूरी तरह से मंजूरी दे दी है, तो इसको आप ध्यान में रखते रहेंगे। यूपी देख लीजिएगा आप लोग, जिसकी कैपिटल है लखनऊ, गोमती नदी के किनारे है। भारत का पहला हेल्थ एटीएम ये लखनऊ के चारबाग स्टेशन से ही स्टार्ट करके लाया गया था, तो इसको ध्यान रखेंगे। और अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करने से पहले कुछ चीज़ें ध्यान रखेंगे, जैसे कि हमारे जो उत्तर प्रदेश है, ये प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना यानी पीएम स्वनिधि योजना के तहत कार्यान्वयन के तहत फर्स्ट नंबर पे हमारा आया था, एग्जीक्यूशन में फर्स्ट आया था। और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जो हमारे हैं, इसका सर्वाधिक रजिस्ट्रेशन ये हमारे उत्तर प्रदेश से ही हुआ था, इसको भी आप याद रख सकते हैं। ओके, आगे कुछ और चीज़ों की बात की जाए तो यहीं पे हमारा आ जाता है तमिलनाडु। तमिलनाडु का एक नेशनल पार्क था, जिसके बारे में हम लोगों ने अभी पढ़ा था, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, सॉरी सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, जिसको T x 2 टाइगर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, टाइगरों की संख्या दुगना करने के लिए 2021 के लिए। और ऐसे ही हमारा जो पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, इसको 2020 में इसी पुरस्कार से यानी T x 2 पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, टाइगरों की संख्या दुगना करने के लिए 2020 में। बात करें राजस्थान की, तो अभी 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, रायगढ़ रामगढ़ विस्तारी टाइगर रिजर्व को, जो कि राजस्थान से बिलोंग करता है, इसको ध्यान रखते रहेगा। 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। और छत्तीसगढ़ का हमारा 53वां टाइगर रिजर्व अभी घोषणा, मतलब पूरी तरीके से इसको घोषित तो कर दिया गया है, लेकिन इसको अभी तक मान्यता नहीं मिली है, तो घोषणा कर दी गई है। नाम देख लेते हैं, हमारा तमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और गुरु घासीदास नेशनल पार्क, ये छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता है। कुछ एरियाज मध्य प्रदेश से भी टच करते हैं, तो ये दोनों एरियाज को ध्यान रखते रहेगा। दोनों को मिला करके 53वां टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया है। कौन सा? तमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड गुरु घासीदास नेशनल पार्क। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम मूव करते हैं, जो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंड एक चीज ध्यान रखते रहेंगे, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है 1972 का, इसके प्रावधानों के तहत ये सारी चीजों को एग्जीक्यूट किया जा रहा है, तो खैर ध्यान रखेंगे। अगला और आखिरी क्वेश्चन हमारा, हाल ही में विश्व युवा चैंपियनशिप 2022 में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय भारोत्तोलक कौन बने? तो इस बार के 2022 के पहले भारतीय भारोत्तोलक जिन्होंने क्या है गोल्ड मेडल जीत करके भारत का नाम रोशन किया है, गुरु नायडू सेनापति के नाम से जाने जाते हैं। ध्यान रखेंगे, 16 ईयर मात्र इनकी एज है, और इन्होंने 55 किलोग्राम के भार वर्ग में 230 किलोग्राम 140 प्लस 126 दोनों के कुल प्रयास के साथ सोने का तमगा यानी कि गोल्ड मेडल जीत लिया है।
बात करें वुमेन्स कैटेगरी में तो सोम्या एस दलवी, इन्होंने प्रतियोगिता के दूसरे दिन अपनी स्पर्धा में कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल जीता। इट मीन्स ये थर्ड पोजीशन पे रही, फर्स्ट सेकंड कौन रहा, ये सारी चीज़ें आप लोग रोक करके इमेज को पूरी तरीके से पढ़ सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ों को आप लोग ध्यान रखते रहेंगे। इसके अलावा हम कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात करेंगे, जैसे कि बात करें हम रानी रामपाल की, तो रानी रामपाल हॉकी से बिलोंग करती हैं। ये पहली भारतीय थी जिन्होंने वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता था। इसके अलावा दूसरी भारतीय PR श्री राजेश थे, जिनको क्या है ये पुरस्कार प्रदान किया गया था, एक तरह जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर एक तरह से बोलते हैं। तो ये पुरस्कार दूसरा इनको प्रोवाइड किया गया था। PV सिंधु याद रखते रहेंगे, PV सिंधु क्या है, PV सिंधु जो कि हमारे BWF की एथलीट समिति यानी बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की एथलीट समिति की अध्यक्ष हाल ही में बनाई गई हैं। इनको ध्यान रखते रहेंगे, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन सा मेडल इन्होंने जीता था ये आप बताएंगे हमारे टोक्यो ओलंपिक में। एंड आज के इसके डिटेल को आप लोग देख लेंगे। और कल जो मैंने आपसे, कल क्या मतलब सैटरडे को भी नहीं, फ्राइडे को जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर था विनीत कार्डिक, द विनिंग फार्मूला फॉर सक्सेस। ये क्या है, बिजनेस ऑफ स्पोर्ट द विनिंग फार्मूला फॉर सक्सेस। इस बुक को, जो कि भारत की स्पोर्ट मार्केटिंग पर आधारित पहली बुक थी, इसको अभी हाल ही में लॉन्च किया था इन्होंने, इसको लिखा ही है। और आज का क्वेश्चन ले लीजिए जो होमवर्क है हमारा, हाल ही में कैंसर रोगों के निदान के लिए भारत की पहली ऑन्कोलॉजी प्रयोगशाला कहाँ पे स्थापित की गई, जामनगर, कोच्चि, हैदराबाद या गांधीनगर। जितना डिटेल में जान सकते हैं उतने डिटेल में आप आंसर कीजिए, वेट करूंगा आपके आंसर का। आज के लिए इतना ही रखते हैं। कोई भी क्वेरी हो, कैसे लगी आपको क्लास, ये सारी चीज़ें आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जय हिंद, भारत माता की जय।